Hi everyone, this is Kirti Diwai. In this video, I am going to discuss literary terms by Dr. Ranjit Singh. So guys, if you are preparing for TGT, PGT and other competitive exam and visiting first time this channel, so please subscribe it so that you may get all the videos of this channel because it is very beneficial for all state TGT, PGT exams. Today we start from 250. Comedy of Manners was revived in France by कॉमेडी ऑफ मैनर्स को फ्रांस में किसके द्वारा रिवाइव किया गया था? योर ऑप्शंस आर मॉलियर, जॉनसन, फ्लेचर एंड शेक्सपियर. सो कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज रिवाइव्ड इन फ्रांस बाय मॉलियर. सो ए इज़ द राइट आंसर. ठीक है, फ्रांस की बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है, फ्रांस की बात हो रही है, इंग्लैंड की बात नहीं हो रही है. इंग्लैंड में ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है ये जो है फेमस हुई थी रेस्टोरेशन पीरियड, जो कि स्टार्ट होता है 1660 से 1710. ये टाइम पीरियड है इंग्लैंड में इस जॉनर का. ठीक है, नेक्स्ट है 251. द कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिस्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग. कॉमेडी ऑफ मैनर्स इंग्लैंड में किस टाइम पर, किस एज में, मतलब ये फ्लोरिस हुई थी यानी फली फूली थी, फेमस हुई थी, किस एज में? ऑप्शंस आपके हैं यहाँ पर 4. एलिजाबेथन एज, रोमांटिक एज, रेस्टोरेशन एज या फिर मॉडर्न एज. किस एज में ये फ्लोरिश हुई ये आपको बताना है. सो द कॉमेडी ऑफ मैनर फ्लोरिस्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग रेस्टोरेशन एज. ठीक है, रेस्टोरेशन जो एज है उसमें ये इंग्लैंड में फ्लोरिश हुई, जिसका टाइम पीरियड है 1660 से 1710. ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है ये रेस्टोरेशन एज है इंग्लैंड का, जब ये कॉमेडी फली फूली इंग्लैंड में. ठीक है, विलियम शेक्सपियर मच एडो अबाउट नथिंग माइट बी कंसिडर द फर्स्ट कॉमेडी ऑफ मैनर इन इंग्लैंड बट द जॉनर रियली फ्लॉरिश ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो विलियम शेक्सपियर हैं उनकी मतलब जो कॉमेडी है मच एडो अबाउट नथिंग, उसको इस जॉनर में रखा जाता है, लेकिन जो वास्तविक रूप से ये जो जानर है ये फ्लोरिश हुआ था रेस्टोरेशन पीरियड में. ठीक है, नेक्स्ट है 252. द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट 1895 बाय ऑस्कर वाइल्ड सैटाराइजेस. ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट में जो कि वर्क है ऑस्कर वाइल्ड का 1895, इसमें क्या सैटाराइज किया गया है, किसके ऊपर सैटायर किया गया है? सो द सेक्सुअल हिपोक्राइसी ऑफ विक्टोरियन मॉरलिटी. ठीक है, जो विक्टोरियन समाज है, विक्टोरियन एज है, उसके अंदर जो सेक्सुअल हिपोक्रेसी है उसको इस वर्क में ऑस्कर वाइल्ड ने सैटाराइज किया है. ठीक है, सो ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है 253. विलियम विचर्ली, विलियम कॉन्ग्रीव, ऑलिवर गोल्ड स्मिथ एंड रिचर्ड विंसले सीडन आर द राइटर ऑफ. ये किस जानर के मुख्य राइटर हैं ये आपको बताना है. आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर, कॉमेडी ऑफ सिचुएशन या फिर नन, मतलब नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं. सो William Wycherley, William Congreve, Oliver Goldsmith and Richard Winsley Seddon are the writer of Comedy of Manners. So the right answer is B, Comedy of Manners. ठीक है, Comedy of Manners के मुख्य राइटर हैं ये लोग, ये आपको ध्यान में रखना है. इनके मास्टरपीस हैं. द मास्टरपीसेस ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर वर द प्लेज ऑफ विलियम विचर्ली, द कंट्री वाइफ 1675 एंड विलियम कॉन्ग्रीव द वे ऑफ द वर्ल्ड. ये बहुत फेमस कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स की. ठीक है, इन द लेट 18th सेंचुरी ऑलिवर गोल्ड स्मिथ शी स्टूप्स टू कंकर 1773 एंड रिचर्ड विंसले शी डन द राइवल 1775 द स्कूल फॉर स्कैंडल 1777 रिवाइव्ड द फॉर्म. ठीक है, नेक्स्ट है 254. द टर्म कॉमेडी ऑफ मीनेस विच ब्रिटिश ड्रामा क्रिटिक इरविंग वाल्डले based on the subtitle of The Lunatic View, A Comedy of Meanness 1958 by David Campton is a jocular play on words derived from the. ठीक है, ये जो टर्म है कॉमेडी ऑफ मीनेस
ये कहाँ से लिया गया ये बताना है बेसिकली आपको। सो ये जो टर्म है ना कॉमेडी ऑफ मीनेस, ये भी कॉमेडी ऑफ मैनर्स से ही इसको इस टर्म को लिया गया है। ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ सेंटीमेंट, कॉमेडी ऑफ इमोशन। सो ये जो टर्म है कॉमेडी ऑफ मीनेस, ठीक है, इसको भी लिया गया है कॉमेडी ऑफ मैनर्स से। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 255, अ फॉर्म ऑफ पॉपुलर लिटरेचर सोल्ड बाई पैडलर्स और चैपमैन गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, एक फॉर्म ऑफ लिटरेचर है जिसे पैडलर्स और चैपमैन के द्वारा बेचा जाता था, जो एक मतलब प्लेस टू प्लेस है ना घूमते थे, आस्किंग पीपल टू बाई दैम। इट वॉज पॉपुलर मोस्टली फ्रॉम द 16 टू द 19 सेंचुरी। ये पॉपुलर कब थी फॉर्म? 16 से लेके 19 सेंचुरी तक ये पॉपुलर रही। सच अ लिटरेचर कंटेंट बेलर्स, फेरी टेल्स, ओल्ड रोमांसेस, अकाउंट्स ऑफ फेमस क्रिमिनल्स एंड अदर पॉपुलर एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो इस तरह की जो लिटरेचर है उसमें क्या क्या होता था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे बेलर्ड है, फेरी टेल्स है, और ये रोमांसेस, अकाउंट ऑफ फेमस क्रिमिनल्स एंड द अदर पॉपुलर एंटरटेनमेंट इसके अंदर होते थे। तो ये आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे। इसको क्या बोलेंगे? चैपमैन, चैप बुक, चैपका और चंडी। सो ये एक तरह की क्या होती थी, शॉर्ट मतलब बुक होती है ना, जैसे पॉकेट डायरी जिसको बोलते हैं हम लोग, वैसी एक शॉर्ट पॉकेट डायरी टाइप की बुक होती थी जिसको चैप बुक बोला जाता है। सो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जिसमें 20 से लेके 50 पेजेस होते थे और जिसके अंदर क्या होता था, मतलब ऑरल पोइट्री, जैसे बेलार्ड हो गई, और ऑरल पोइट्री की जो फॉर्म है जैसे बेलार्ड, फेरी टेल्स, ओल्ड रोमांसेस वगैरह, ये सब इसके अंदर होता था। ठीक है, सो बी इज़ द राइट आंसर, चैप बुक। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है, चैप बुक आर स्मॉल बुकलेट दैट हैव शॉर्ट कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क। उसमें ये शॉर्ट कलेक्शंस होते थे जो मैंने अभी ऊपर बताया है, बैलट्स वगैरह के, टिपिकली पोइट्री, चैप बुक। एंड मतलब वैसे ये एक तरह से क्या है, पैम्फलेट की तरह होती थी, बट कभी कभी मतलब इसका जैसे डायरी का कवर पेज होता है ना, जैसे मोटा कार्डबोर्ड कवर, वो भी होता था, उस फॉर्म में भी होती थी। 20 से 25 पेजेस के अंदर होते थे। ठीक है, पॉकेट साइज फॉर्मेट। नेक्स्ट है 256, अ स्पेल और इनकैंटेशन विच में कंसिस्ट ऑफ सॉन्ग, वर्स और मेयर मम्बो जम्बो एंड एब्राकैडाब्रा टू इन्वोक सुपर नेचुरल और सुपर नॉर्मल पावर्स। इसको क्या बोलते हैं? चार्म, चैपबुक, चैपका या फिर चैंटी। सो इट इज़ कॉल्ड चार्म। सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 257, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रशियन फोक सॉन्ग। ठीक है, रशियन फोक सॉन्ग का फॉर्म है। इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2, 4 और 6 लाइन। ठीक है, जिसमें कि 2, 4 और 6 लाइन्स होती थी। 4 बीइंग द कॉमनेस्ट विच राइम, इट इज़ ऑफन ह्यूमरस एंड एपिग्रामेटिक। ठीक है, इस टाइप की ये होती है। मोस्ट ऑफ देम आर लव सॉन्ग, सम ऑफ देम आर concerned with political events such as the revolution and the Second World War, and not a few express anti-Soviet attitude. That is called. Options are charm, chapbook, chastuska, chanty. So it is called chastuska. So C is the right answer. ठीक है, chastuska, C हो गया। नेक्स्ट है 258, अ फैंसीफुल इमेज और स्टार्लिंग कंपैरिजन शोइंग डिसिमिलर सिमिलरिटी इज कॉल्ड। ठीक है, फैंसीफुल इमेज या स्टार्लिंग कंपैरिजन। स्टार्लिंग कंपैरिजन क्या होता है? चौंका देने वाला, एकदम से जो चौंका दे, ऐसा कंपैरिजन जो कभी हो ही नहीं सकता है, दैट इज़ कॉल्ड कंसीट। सो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इस मतलब कंसीट में क्या होता है, ऐसा कंपैरिजन है जो कभी होता ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि वो हो जाए, तो इसीलिए इसको बोला जाता है स्टार्टलिंग, एकदम से आश्चर्यचकित कर देने वाला। क्या ऐसा भी मतलब तुलना हो सकती है? सो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 259, द स्ट्रगल और अपोजिशन बिटवीन 2 करेक्टर्स और 2 फोर्सेस इज कॉल्ड। ठीक है, स्ट्रगल या फिर अपोजिशन 2 करेक्टर्स और फोर्सेस के बीच में
मतलब स्ट्रगल होता है उसको क्या बोला जाता है, कन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल, क्वेरल, नन ऑफ दीज, या फिर कुछ भी नहीं। ठीक है। सो जो स्ट्रगल है दो करेक्टर्स के बीच में या फिर दो फोर्सेस के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड कन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसको कन्फ्लिक्ट बोला जाता है। सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कन्फ्लिक्ट इज मोस्ट विजिबल बिटवीन टू और मोर करेक्टर, यूजली अ प्रोटागोनिस्ट एंड antagonist. The basic type of conflict in fiction have been commonly codified man against man। मतलब ये जो कन्फ्लिक्ट है ये तीन तरह का होता है बेसिकली, जो देखा जाता है फिक्सन के अंदर। मेन अगेंस्ट मेन, मतलब आदमी का आदमी के साथ, मतलब अगेंस्ट। मेन अगेंस्ट नेचर, यानी कि आदमी का नेचर के अगेंस्ट। एंड मेन अगेंस्ट सेल्फ, यानी कि आदमी का खुद का, मतलब खुद से। तो तीन तरह के जो स्ट्रगल हैं यानी कन्फ्लिक्ट हैं वो कोडिफाइड किए गए हैं इन लिटरेचर। ठीक है। नेक्स्ट है 260, कन्फ्लिक्ट आर ऑफ टू काइंड, एक्सटर्नल एंड। ये जो कन्फ्लिक्ट है ये दो तरह के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल होता है और एक कौन सा होता है, तो एक इटर्नल होता है। ठीक है, जो कन्फ्लिक्ट है वो बेसिकली ये भी मैंने तीन टाइप उसके बताए, मेन अगेंस्ट मेन, आदमी का आदमी से, मेन अगेंस्ट नेचर, आदमी का नेचर से, एंड मेन अगेंस्ट सेल्फ, आदमी का खुद से। तो जो आदमी का आदमी से हो रहा है और आदमी का नेचर से हो रहा है तो ये क्या है, एक्सटीरियर फोर्सेस इनको बोला जाएगा, एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट इसको बोला जाएगा। लेकिन जब आदमी का खुद के साथ होता है यानी कि वो अपने आप से संघर्ष करता है ना, उसको इंटरनल बोलते हैं। सो आंसर इज ए, इंटरनल। ठीक है, दे आर टू काइंड ऑफ conflict, one is external and other is internal, so A is the right answer. नेक्स्ट है 261, डेनोटेशन मीन्स। डेनोटेशन क्या होता है, द लिटरल और प्राइमरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड। ठीक है, द लिटरल और प्राइमरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड डेनोटेशन। सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कोई भी वर्ड है उसका जो जिसके लिए वो वर्ड बना है उसका वही मतलब होता है, मतलब प्राइमरी मीनिंग या मेन मीनिंग जो उस वर्ड का जो होता है बना है उसी को डिनोटेशन मतलब बोलते हैं, क्योंकि वही उसका जो प्राइमरी मीनिंग जो देता है वही डिनोटेशन है, जिसको हम डिक्शनरी मीनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, डिनोटेशन इज ट्रांसलेशन ऑफ अ साइन टू इट मीनिंग प्रिसाइजली टू इट लिटरल मीनिंग, more or less like dictionary try to define it. It refers to the explicit or direct meaning of a word or expression. Next है 262, a feeling or idea that is suggested by a particular word although it need not be a part of the word meaning और समथिंग सजेस्टेड बाई एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। ठीक है, यानी कि क्या है इसका मतलब कि कोई हम मतलब कोई हमारा जो फीलिंग है या आइडिया है वो डिनोट किया जा रहा है एक वर्ड के द्वारा, हालांकि उसका लिटरल मीनिंग वो नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम सामने वाले को समझा पा रहे हैं उस वर्ड के द्वारा। दैट इज़ कॉल्ड कैनोटेशन। कैनोटेशन होता है जब वर्ड का सेकंड मीनिंग होता है। ठीक है, जो फर्स्ट जो प्राइमरी मीनिंग किसी वर्ड का होता है उसको हम डिनोटेशन में बोलते हैं, जिसका मीनिंग मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग। ठीक है, यानी जिस चीज़ के लिए वो वर्ड बना है, और जिस चीज़ के लिए वो वर्ड बना नहीं है लेकिन फिर भी हम उससे अपना मीनिंग कन्वे कर पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैनोटेशन। सो ए इज़ द राइट आंसर। टू 63, a sudden and surprising action or turn of event especially in a play। ठीक है, कोई भी प्ले है उसके अंदर एक टर्न आ जाता है, सरप्राइजिंग चेंज आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मेलोडी ऑफ द थिएटर एब इनिशियो मेलोड्रामा। सो अ सडन एंड सरप्राइजिंग एक्शन और टर्न इन अ प्ले इज कॉल्ड कॉप द थिएटर। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 264, अ लिटरेरी डिवाइस फीचरिंग टू consecutive lines of poetry that typically rhyme and have the same meter is called ट्रिपलेट, स्टैंजा, कपलेट और क्वाड्रेंट। ठीक है, लिटरेरी डिवाइस है ये जिसमें क्या टू
टू कॉन्सिक्टिव लाइन होती हैं, यानी एक लाइन दूसरे लाइन को फॉलो करेगी पोइट्री के अंदर, दैट टिपिकली राइम एंड हैव द सेम मीटर, जो एक दूसरे से राइम करती हैं और दोनों का सेम मीटर होता है। ऐसे ये दो लाइन, इनको हम बोलते हैं कपलेट। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 265। अब्राहम काउली इज़ नोन फॉर इन्वेंटिंग द मैट्रिकल फॉर्म ऑफ। अब्राहम काउली को कौन सी मैट्रिकल फॉर्म इन्वेंट करने के लिए जाना जाता है? अब्राहम ऑड, काउलियन ऑड, हॉरेशियन ऑड, नन ऑफ दीज। So of course Abraham Cowley is known for Cowlian odd, so B is the right answer। Cowlian odd के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने इसको इन्वेंट किया था और इनके नाम पर ही इस ऑड का नाम काउलियन पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 266। अ रिपोर्ट ऑफ समथिंग सच एज अ पॉलिटिकल सिचुएशन और सिस्टम, ठीक है, और अ पर्सनस वर्क। ये रिपोर्ट है किसी चीज़ की, मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन की हो सकती है, सिस्टम की हो सकती है, या पर्सनस वर्क, किसी पर्सन के वर्क की हो सकती है, या आइडियाज़ दैट एग्जामाइन इट एंड प्रोवाइड ए जजमेंट स्पेशली अ नेगेटिव वन, सच ए रिपोर्ट आर्टिकल इज़ कॉल्ड। ऐसे रिपोर्ट आर्टिकल को बोला जाता है। ऑप्शंस हैं आपके ये 4। सो इस तरह की जो रिपोर्ट है उसे क्रिटिक बोला जाता है। सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये क्रिटिसिज्म की तरह ही है, बट इन दोनों चीज़ों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, क्रिटिसिज्म और क्रिटिक ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। टर्म क्रिटिक ड्राइव्स वाया फ्रेंच फ्रॉम एंशियंट ग्रीक क्रिटिके। ठीक है, ये टर्म यहाँ से आया है। इसका मीनिंग होता है द फैकल्टी ऑफ जजमेंट। फैकल्टी ऑफ जजमेंट से आप क्या समझते हैं? दैट इज़ डिसर्निंग द वैल्यू ऑफ पर्सन और थिंग। जो पर्सन है और जो चीज़ें हैं उनका मतलब क्या करता है, मतलब उसका मूल्यांकन करता है। जो फैकल्टी ऑफ जजमेंट है वो मूल्यांकन करता है और ये निर्धारित करता है कि कोई पार्टिकुलर वर्क है उसके अंदर क्या गुण दोष हैं। ठीक है, उसका मूल्यांकन करके उसके ऊपर प्रकाश डालता है, चाहे वो चीज़ें हैं कोई या पर्सन है, कुछ भी है। ठीक है, इन द इंग्लिश लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू फिलोसोफर जियानी वैटेमो, क्रिटिसिज्म यूज मोर फ्रीक्वेंटली टू डिनोट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये जो क्रिटिसिज्म है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेरी क्रिटिसिज्म और आर्ट क्रिटिसिज्म को डिनोट करती है, जिसमें क्या बताया जाता है, किसी भी वर्क को इंटरप्रेट और एवोल्यूशन किया जाता है, जिसमें है ना लिटरेचर के जो वर्क होते हैं उनका जो इंटरप्रिटेशन है, इनका जो एवोल्यूशन है, मूल्यांकन है, स्पष्टीकरण है, उसी को क्रिटिसिज्म बोला जाता है लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, वाइल क्रिटिक में रेफर टू मोर जनरल एंड प्रोफाउंड राइटिंग। ठीक है, तो आया समझ में? ये जो क्रिटिक है ये कैसे क्रिटिसिज्म से अलग है, कि जो क्रिटिक है ये रेफर करता है मोर जनरल एंड प्रोफाउंड राइटिंग एज कांट क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। एनदर प्रपोज्ड डिस्टिंक्शन इज दी दैट क्रिटिक इज नेवर पर्सनलाइज, और ये कभी भी पर्सनलाइज मतलब पर्सनल नहीं होता, नॉर एड होमेनियन, बट इज इंस्टेड द एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द थॉट इन द कंटेंट ऑफ द आइटम क्रिटिक। ठीक है, तो ये ऐसे अलग है क्रिटिसिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 267। द चॉइस एंड यूज़ अरेंजमेंट वर्ड एंड फ्रेजेज इन स्पीच और राइटिंग इज कॉल्ड। ठीक है, राइटिंग हो या स्पीच हो, उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड है उसको क्या बोलते हैं? सो इन स्पीच और राइटिंग अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इज़ कॉल्ड डिक्शन। ठीक है, जो भी राइटिंग्स होती हैं, स्पीच होती हैं, उसमें हम जो वर्ड्स का जो एक राइटर और एक पोइट के द्वारा चयन किया जाता है उसको बेसिकली डिक्शन बोला जाता है। ठीक है, सो सी इज़ द राइट आंसर, डिक्शन हो जाएगा। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड डिक्शन। नेक्स्ट है 268। अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग। ठीक है, फोर्सफुल बिटर वर्बल अटैक है किसी के खिलाफ, इसको कहते हैं। ऑप्शंस हैं आपके यहाँ 4। डायट्राइब, क्रिटिक, कमेंट्री, ह्यूमिलिएशन। ठीक है, ह्यूमिलिएशन होता है किसी को नीचा दिखाना, क्रिटिक हमने अभी नीचे पढ़ा है, कमेंटेटरी होता है, या डायट्राइब होता है। सो अ फोर्सफुल एंड बिटर
वर्बल अटैक, किसी के खिलाफ, है ना, इसको डायट्राइब बोला जाता है। सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके इसको आप रीड कर सकते हैं इफ़ यू वांट। नेक्स्ट है 269, अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड बाय पोइट टू सिक्योर द नेसेसरी नंबर ऑफ सिलेबल्स इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स सो दैट इट स्कैन प्रॉपरली। चौसर फ्रीक्वेंटली यूजेस सच वर्ड। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनको चौसर ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। इसको बोलते हैं डायट्राइब, है ना। डायट्राइब तो हमने पढ़ा अभी ऊपर, ये तो वर्बल वर्बल क्या होता है, अटैक होता है किसी के खिलाफ। क्रिटिक हमने पढ़ लिया, एक तरह से क्रिटिसिज्म होता है, पर्सनल नहीं होता, ये नॉन पर्सनल है ना। और चैजिल या सेविले, इनमें से एक होगा ऑप्शन। सो सी जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेविले। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, आंसर सी। ये एक फ्रेंच टर्म है, फ्रेंच से आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, टू प्लग, मतलब कलेक्ट करना। जैसे हम प्लग लगाते हैं अपना मोबाइल वगैरह की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो उसको चार्ज करने के लिए हम लाइट से इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं ना। सो वो मतलब इसका निकल के आता है। जैसे ऐसे वर्ड्स का एक तरह से ऐसे मान लीजिए, ऐसे वर्ड का यूज़ करना जो राइटर के मीनिंग को कनेक्ट कर पाएँ ऑडियंस के साथ में। ठीक है, तो वो होते हैं सेवले। ये एक फ्रेंच टर्म है। ठीक है, जिसे चौसर ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। राइटर कभी कभी वल्गर लैंग्वेज या ऐसी जो डायलेक्ट का यूज़ करते हैं, जो उस पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहते हैं ना वो समझ जाते हैं, तो ये कनेक्ट करने के लिए ऐसे वर्डों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये उस समय मतलब चौसर के टाइम के वर्ड हैं, तो मुझे ये पढ़ने नहीं आते, ये वही हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 270, द वर्स फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग लाइंस ऑफ आइम्बिक टेट्रामीटर। ठीक है, टेट्रामीटर का यूज़ हो रहा है, एंड पेंटामीटर इन क्वार्टन्स एसोसिएटेड विद द बैलेट। ठीक है, ये जो वर्स फॉर्म है ना अल्टरनेटिंग, जिसमें लाइंस आती हैं आइम्बिक टेट्रामीटर में और आइम्बिक पेट्रामीटर में, है ना, और क्वार्टन का यूज़ होता है। क्वार्टन क्या होता है, 4 लाइन का स्टेंजा जो होता है उसको क्वार्टन बोला जाता है, जो कि बैलाट के साथ एसोसिएटेड है। इसको क्या बोलेंगे, चेवी चेस स्टेंजा, चौसेरियन स्टेंजा, स्पेंसियन स्टेंजा या बैलेट। ठीक है, तो इस तरह का जो अल्टरनेटिव लाइन है इनका यूज़ जो है ना चेवी चेस बैलाड है, एक बैलाड का नाम है, उसमें किया गया था। तो उसी से क्या है, उसी मतलब बैलाड से वो जो ये जो स्टेंजा ये फेमस हो गया, तो इस बैलाड के नाम पर चवी चेस स्टेंजा इसका नाम पड़ गया। ठीक है, इसमें 4 लाइन का स्टेंजा होगा ऐसे। ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट लाइन है ए बी सी, मतलब ए बी सी, ए बी सी बी। ठीक है, तो इस तरह का लाइन पैटर्न हो जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट लाइन है वो थर्ड से, सी से मतलब राइम करेगी, बी फोर, सेकेंड लाइन फोर्थ से मैचिंग करेगी। इसको बैलाड स्टेंजा बोलते हैं। सो ए इज़ द राइट आंसर, चेवी चेज स्टेंजा। ठीक है, ये बैलाड का नाम है, और उस बैलाड वो इतनी फेमस हो गई कि उसी के नाम पर इस स्टेंजा का नाम भी पड़ गया। ठीक है, इट वॉज नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश बैलेड द बैलाड ऑफ चेवी चेज। ठीक है, नेक्स्ट है 271, दिस ग्रुप ऑफ क्रिटिक इज ऑल्सो नोन एज द न्यू एरिस्टोटेलियंस। दिस ग्रुप बिगिन फॉर्मुलेटिंग। ठीक है, ये इस ग्रुप को, क्रिटिक्स का ग्रुप है, इसको न्यू एरिस्टोटेलियन के नाम से जाना जाता है। ये ग्रुप इस ग्रुप ने क्या शुरू किया, फॉर्मुलेटिंग करना शुरू किया। आगे इसका देखेंगे हम पूरा। ठीक है, इस ग्रुप का मतलब जो सेंट्रल आइडिया था, सेंट्रल आइडिया अराउंड द सेम टाइम एज द न्यू क्रिटिक्स वर वॉइसिंग देयर मैनिफेस्टोज। ठीक है, दे एम्फेसाइज द लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेरी वर्क्स फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल का जो थ्योरी है उसको ये फॉलो कर रहे थे, whom they admired for basing his poetics 14th century BC on actual example rather than on preconceptions. Their interest in plot and in the design of a work as a whole
distinguish them from the new critics who concentrate on the study of metaphor and symbol in lyric verse. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके का जो थॉट प्रोसेस देने वाले जो ग्रुप है क्रिटिक्स का, उसको बोलेंगे शिकागो क्रिटिक्स, ऑक्सफोर्ड क्रिटिक्स, या कैम्ब्रिज, या फिर सिडनी क्रिटिक्स. सो ये जो क्रिटिक्स का ग्रुप था ना, इसको बोला गया था शिकागो क्रिटिक्स. सो ए इज़ द राइट आंसर. ठीक है, ये क्रिटिक्स के नाम देख लीजिए. 6 ऑफ द फिगर लेटर नोन एज द शिकागो क्रिटिक्स वर इन्वॉल्व इन दीज चेंजेस. ठीक है, ये 6 क्रिटिक्स हैं, ये उनके नाम हैं यहाँ पर. R.S. क्रेन, रिचर्ड मैकन, एल्डर ऑल्सर, W.R. कीस, नॉर्मन मैकलीन एंड बर्नार्ड विनवर्थ. दीज क्रिटिक्स लेटर प्रोड्यूस द सेंट्रल मैनिफेस्टो ऑफ द शिकागो स्कूल. शिकागो स्कूल मतलब कोई पार्टिकुलर कोई थॉट है, उस थॉट को जिसमें कई सारे लोग मिलकर कोई मतलब किसी थॉट का समर्थन करते हैं, उसको स्कूल बोला जाता है. सो ये इनका जो थॉट प्रोसेसन है, ये शिकागो स्कूल के नाम से फेमस हुआ. क्रिटिक एंड क्रिटिसिज्म, एंशियंट एंड मॉडर्न. ठीक है, ये इनका जो है वर्क है. ठीक है, क्रिटिक्स एंड क्रिटिसिज्म, एंशियंट मतलब प्राचीन और मॉडर्न, दोनों की तुलना की गई है इसके अंदर. नेक्स्ट है 272. अ वोवल साउंड इन विच द टंग चेंजेस पोजीशन, जिसमें टंग अपनी पोजीशन को चेंज करती है टू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ 2 वोवल्स. 2 वोवल्स की साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए इसको बोला जाता है डिप्थोंग. ठीक है, इसमें दो वोवल्स होते हैं, जैसे ए और यू, अलग अलग वोवल्स की साउंड होती है. नेक्स्ट है 273. अ सॉन्ग और हिम ऑफ ग्रीफ और लैमेंटेशन, स्पेशली वन इंटेंडेड टू अकम्पनी फ्यूनरल और मेमोरियल राइट्स. ठीक है, एक सॉन्ग और हिम जो स्पेशली ग्रीफ और लेमेंटेशन के लिए है, जिसे फ्यूनरल टाइम पर ठीक है गाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डिर्ज. सो सी इज़ द राइट आंसर. डिर्ज क्या होता है, एक सॉम्बर सॉन्ग होता है, लेमेंट एक्सप्रेस करता है, जिसमें दुख व्यक्त किया जाता है, मतलब मॉर्न और ग्रीफ, सच एज वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मेंस एट ए फ्यूनरल. ठीक है, एट ए फ्यूनरल टाइम पर. द इंग्लिश वर्ड डिर्ज इज डाइव फ्रॉम लैटिन, लैटिन से ये वर्ड आया है. नेक्स्ट है 274. अ कॉमिक वर्स कंपोज इन इरेगुलर रिदम. एक कॉमिक वर्स जो इरेगुलर रिदम में होती है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेजेडी, कॉमेडी, डॉगरल, फार्स. सो अ कॉमिक वर्स कंपोज इन इरेगुलर रिदम इज़ कॉल्ड डॉगरल. ये डॉगरल क्या होती है, इरेगुलर, मतलब इसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता, जो कि कॉमिक वर्स है. ठीक है, कोई इसमें रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता, इसको बोलते हैं डॉगरल. सो सी इज़ द राइट आंसर. ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है. डॉगरल is poetry that is irregular in rhythm and in rhyme, often deliberately for burlesque और comic effect. ठीक है, इसका यूज़ ज़्यादातर क्या बर्लेस्क में किया जाता है, कॉमिक इफेक्ट के लिए, कॉमिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए डॉगरल का यूज़ किया जाता है. मतलब बहुत भारी भरकम शब्द इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं. इट हैज़ चीप और ट्रीवियल मीनिंग. जिसका मीनिंग कैसा होता है, ट्रीवियल और चीप होता है. ठीक है, मतलब तुच्छ मीनिंग जिसका निकल के आता है. The Scottish poet William McGonagall 1825-1902 is famous for his doggerel. ये इसके लिए फेमस है, अपनी पोइम द टे ब्रिज डिजास्टर, इसमें उन्होंने इसका यूज़ किया है. चौसर्स टेल ऑफ सर टोपाज इज़ रिटन इन दिस फॉर्मेट. ठीक है, इन जो चौसर्स की टेल है सर टोपाज, वो भी इसी फॉर्मेट में है. ये इरिटेट करती है द होस्ट ऑफ द टेबार्ड सो मच दैट ही इंटरप्ट हिम एंड मेक हिम टेल ए डिफरेंट टेल. सो ठीक है, टेबार्ड क्या था, ये वो सराय था जिसमें ये जो प्लीग्रिमेज रुके हुए थे, जो है ना यात्रा पे जाने वाले जो लोग थे, उनको यहाँ पे होस्ट कहा जा रहा है, उनको ये पोइम इरिटेट करती है. नेक्स्ट है 275. अ शॉर्ट पेस्टरल पोइम यूजुअली इन डायलॉग. ठीक है, ये पेस्टरल पोइम है ये, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रूरल लाइफ, जिसका सब्जेक्ट क्या होगा, रूरल. ठीक है, एंड द सोसाइटी ऑफ सीफर्ड, जिसमें सीफर्ड सोसाइटी होगी, यानी कि जो सेटिंग होती है पूरी ग्रामीण सेटिंग होगी, और उसमें जो सीफर्ड करेक्टर मिलेंगे देखने को, डिपिक्टिंग रूरल लाइफ, और रूरल लाइफ जो ग्रामीण जीवन है उसको दिखाया जाएगा एज फ्री फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी एंड करप्शन ऑफ मोर सिविलाइज लाइफ.
यानी जो शहरी जीवन है, जो सिविलाइज पीपल हैं, उनका जो मतलब टेंशन से भरा हुआ जीवन है उससे दूर, इस तरह का जो पिक्चराइजेशन दिखाया जाता है, इस तरह की पोइम को बोला जाता है एक्लॉग। ठीक है, सो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज एक्लॉग वर रिटन बाई अलेक्जेंडर बार्कले। जो फर्स्ट मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में जो एक्लॉग लिखे गए हैं ना, वो इन्होंने लिखे हैं, अलेक्जेंडर बार्कले ने, इन 1514। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर एडमंड स्पेंसर द सीफर्ड कैलेंडर 1579 ऑल्सो बिलोंग टू दिस जानर। ठीक है, जो मतलब एडमंड स्पेंसर का जो सीफर्ड कैलेंडर है वो भी इस जानर से बिलोंग करता है, जिसमें उन्होंने 12 एक्लॉग लिखे हैं, यानी कि मतलब एक मंथ के लिए एक एक्लॉग। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 एक्लॉग इन्होंने लिखे हैं, और उसी पैटर्न को फॉलो किया था अलेक्जेंडर पोप ने, इन्होंने 4 एक्लॉग लिखे हैं, यानी कि इन्होंने एक साल में जो 4 सीज़न पढ़ते हैं उसको फॉलो करके एक मतलब सीजन को एक एक्लॉग डिनोट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है 276, द ओमिशन ऑफ ए साउंड और स्लेवल व्हेन स्पीकिंग एज इन आई एम लेट इज। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से जब कोई स्लेपर और साउंड को ओमिट किया जाता है ना, जैसे ये आई एम, तो हम समझ गए ना यहाँ पे कॉमा है, तो यहाँ पे ए जो साउंड है उसको ओमिट कर दिया गया है, तो इसको बोलते हैं एलिजन। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है इसका, या आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको पोज करके आप खुद इसकी स्टडी कर लिया करो। अगर आपको मन करता है कि इसे भी पढ़ा जाए तो इसको आप रीड कर लिया करो। नेक्स्ट है 277, द एक्ट ऑफ लीविंग आउट अ वर्ड और वर्ड्स फ्रॉम अ सेंटेंस डेलिबरेटली व्हेन द मीनिंग कैन बी अंडरस्टूड विदाउट देम। ठीक है, जो ओमिशन है, साउंड का ओमिशन है, उसको एलिजन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक ओमिशन वर्ड का होता है, उसको एलिप्सिस बोलते हैं। सो वही बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, ओमिशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड एलिप्सिस। इसमें क्या होता है कि जो राइटर है वो जानबूझ के वो एक वर्ड, जो भी वर्ड उसको छोड़ना होता है उसको छोड़ देता है, और उसकी जगह ऐसे 3 डॉट लगा देता है ऐसे। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जो मतलब जो रीडर्स हैं उनके लिए वो वर्ड अंडरस्टूड होता है, वो समझ जाते हैं, वो जानबूझकर उसको छोड़ देता है, इसको एलिप्सिस बोलते हैं। ठीक है, ऐसे वो 3 डॉट, दीज 3 डॉट्स इस तरीके से आर यूज इन प्लेस ऑफ ए वर्ड, उस वर्ड के स्थान पर ये 3 डॉट्स का यूज़ किया जाता है, टू शो दैट दे हैव बीन लेफ्ट आउट डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर उनको छोड़ा गया है। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ करेक्टिंग और इम्प्रूविंग ए टेक्स्ट। ठीक है, एक टेक्स्ट को इम्प्रूव और करेक्ट करने का जो एक्ट होता है, और अ चेंज मोर टू करेक्ट और इम्प्रूव ए टेक्स्ट इज कॉल्ड इमेंडेशन। इसको इमेंडेशन बोला जाता है। सो बी इज़ द राइट आंसर। इमेंडेशन रेफर्स टू ए करेक्शन। ठीक है, ये इमेंडेशन रेफर करता है करेक्शन को टेक्स्ट के अंदर, इम्प्रूवमेंट को इन अ टेक्स्ट, क्रिटिकल एडिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है 279, द एबिलिटी टू शेयर समवन एल्स फीलिंग और एक्सपीरियंसेस बाई इमेजिनिंग वॉट इट वुड बी लाइक टू बी इन दैट पर्सन सिचुएशन। ठीक है, जो एबिलिटी होती है किसी दूसरे व्यक्ति की फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करने की। ठीक है, लेकिन सामने वाला पर्सन है वो किसी दुख में है, और उसकी जो फीलिंग्स हैं उनको अपने अंदर फील करने की जो व्यक्ति में एबिलिटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी। उसको एम्पैथी बोला जाता है। ठीक है, परानुभूति, हिंदी में बोलते हैं इसको परानुभूति, यानी कि दूसरे की अनुभूति को हम अपने ऊपर मतलब फील कर सकें, इसी को बोला जाता है एम्पैथी इंग्लिश में। ठीक है, एम्पैथी इज़ द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड और फील व्हाट अनदर पर्सन इज़ एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, दूसरा पर्सन क्या फील कर रहा है, उसी एबिलिटी को, कैपेसिटी को एम्पैथी बोलते हैं। फ्रॉम विद इन देयर फ्रेम और रेफरेंस, दैट इज़ द कैपेसिटी टू प्लेस वन सेल्फ इज अनदर पोजिशन। टाइप ऑफ एम्पैथी इंक्लूड कॉग्निटिव एम्पैथी। ठीक है, ये कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कॉग्निटिव मतलब हिंदी में ज्ञानात्मक एम्पैथी, परानुभूति, एंड इमोशनल ये भावात्मक होती है, और शारीरिक होती है सोमैटिक, एंड स्पिरिचुअल एम्पैथी यानी अध्यात्मक। ये 4 तरह की एम्पैथी होती है।
नेक्स्ट है टू एटी अ स्पीच ऑफन इन वर्ड्स एड्रेस टू द ऑडियंस बाय एन एक्टर। ठीक है, एक स्पीच जो अक्सर वर्ड्स में होती है और जिसमें एड्रेस किया जाता है ऑडियंस को एक एक्टर के द्वारा एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, प्ले के बिगिनिंग में, शुरुआत में, दैट इज कॉल्ड प्रोलॉग। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 281 द टर्म ड्राइव्स फ्रॉम ग्रीक एंड इज यूजुअली ट्रांसलेटेड एज वोम। ठीक है, ग्रीक से ये लिया गया है वर्ड और इसको ट्रांसलेट किया जाता है एज ए वॉर्म और रिसेप्टिकल। इट इज ए psychoanalytic concept developed by जूलिया क्रिस्टेवा इन रेवोल्यूशन इन पोइटिक लैंग्वेज। इसे जूलिया क्रिस्टेवा ने डेवलप किया था इन रेवोल्यूशन इन पोइटिक लैंग्वेज 1974 टू डिस्क्राइब ए स्पेस। ठीक है, स्पेस को डिस्क्राइब करने के लिए, और ये स्टेज या फिर स्टेज को डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब स्टेज, यहाँ पर स्टेज मतलब वो वाला स्टेज नहीं जिसमें प्ले परफॉर्म होता है, यहाँ पे एज से मतलब है। ठीक है, एक लेबल होते हैं ना, जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, इस तरीके से, विच इज़ प्रियर टू द चाइल्ड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज एंड इवन टू लैकन्स प्रपोज मिरर स्टेज, जिसको मिरर स्टेज बोला गया है, दैट इज़ कॉल्ड कोरा। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन, इसको कोरा बोला है। ठीक है, क्रिस्टेवा बोरो द टर्म फ्रॉम प्लेटोज टीमियस टू एक्सप्लिकेट द अर्लीस्ट स्टेज। अर्लीस्ट स्टेज जो बच्चा होता है ना, बच्चे की जो अर्लीस्ट स्टेज होती है इन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट एंड द वेज इन विच एन इन्फेंट साइकिक इन्वायरमेंट इज ओरिएंटेड टू इट्स मदर्स बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ ए टर्म समटाइम अप्लाइड टू ए करेक्टर इन अ प्ले। ठीक है, हु वाइल पार्टिसिपेटिंग इन द एक्शन टू सम डिग्री, ठीक है, ऑल्सो प्रोवाइड द ऑडियंस विद एन आयरोनिक कमेंटेटरी अपॉन इट। ही दस परफॉर्म्स ए फंक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ द कोरस इन ग्रीक ट्रेजेडी। ठीक है, two examples are Thrastes in Shakespeare's Troilus and Cressida, Wong in Brage the Good Woman of St. John। ठीक है, तो ये क्या है कि टर्म अप्लाइड टू ए करेक्टर, मतलब एक करेक्टर के लिए है, ऐसा करेक्टर जो प्ले के अंदर है और प्ले के बाहर जो ऑडियंस है उसको भी मतलब कमेंटेटरी दे रहा है। जैसे ग्रीक ट्रेजेडी में कोरस जो काम करता था वैसा करेक्टर है ये। ग्रीक ट्रेजेडी में कोरस क्या करता था कि स्टेज पे खड़े होकर ऑडियंस को जो प्ले के अंदर क्या क्या होने वाला है वो सारी जानकारी देता था। वैसा ही ये करेक्टर है जो प्ले के अंदर क्या क्या हो रहा है और बाहर ऑडियंस को भी बता रहा है। इस तरीके का करेक्टर को बोला जाता है कोरल करेक्टर। ठीक है, ये ऐसा ही करेक्टर हमें शेक्सपियर के ट्रोइलस एंड क्रेसीडे में देखने को मिलता है। थ्रस्टीज एंड वॉग इन ब्रेचेड, ये जो वोंग है एक करेक्टर, इनके वर्क में भी हमें मिलता है। द गुड वुमेन ऑफ सेंट जॉन 1938-41, ये इस करेक्टर को हम बोलते हैं कोरल करेक्टर। एक तरह से कोरस का काम ये करता है। नेक्स्ट है एन आर्केइक टर्म फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस पार्टिकुलरली ऑफ नेशंस और रेन्स। ठीक है, आर्केइक टर्म जो किसी प्लेस पार्टिकुलरली किसी नेशन और रेंज का डिस्क्रिप्शन देते हैं उनको बोलते हैं कोरियोग्राफी। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है एन इंस्क्रिप्शन ऑन और एट ए टूम और अ ग्रेव इन मेमोरी ऑफ द वन बरीड देयर। ठीक है, एक जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका जो टोम होता है यानी कि जो कब्र होती है उसकी इस तरीके से
उस डेड पर्सन के ऊपर बना दी जाती है, उसके ऊपर उसकी याद में कुछ ऐसे लिख दिया जाता है, उसका जन्म स्थान और उसके बारे में कोई फेमस कोट या कोई कविता लिख दी जाती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको एपिटैफ बोला जाता है। ठीक है, राइट ऑन अपॉन, एपी का मतलब होता है, एपी मतलब होता है ऑन अपॉन। सो राइट ऑन अपॉन यानी कि कब्र के ऊपर जो कोई चीज़ लिख दी जाती है, इंस्क्राइब कर दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एपिटैफ। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एपिटैफ रेफर टू ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग और ए पोइम अबाउट ए डेड पर्सन, स्पेशली नन वन रिटन ऑन देयर ग्रेव स्टोन। नेक्स्ट है 285। ओरिजिनली द टर्म रेफर टू अ ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स एट ए रिलीजियस फेस्टिवल। ठीक है, ओरिजिनली ये जो टर्म है किसको रेफर करता है, ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स, जो परफॉर्मर्स का ग्रुप होता है ना, जो परफॉर्म करते हैं आर्टिस्ट एट ए रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक फेस्टिवल में, स्पेशली fertility rites by some process of grafting or symbiosis. Greek tragedy acquired these choral rites. Then it became an essential and integral part of Greek tragic drama, और बाद में क्या हुआ कि ग्रीक ड्रामा का इंटीग्रल पार्ट बन गया। ठीक है, इन दी वर्क्स ऑफ एस्किलस इज इट ऑफन took part in the action. In Sophocles it served as a commentator, ठीक है, and commentator on the action, and in Euripides it provided a lyric element। ठीक है, तो जो अलग अलग राइटर हैं, इन अलग अलग राइटर की वर्क्स में ये अलग अलग काम करता था, इसको बोला जाता है कोरस। ठीक है, मतलब सोफोक्लीज के वर्क में ये कमेंटेटर होता था, यूरिपिडेस के वर्क में ये लिरिक एलिमेंट का मतलब काम करता था। ठीक है, और जो ये हैं जो एस्किलस हैं, इसमें ये अलग करता था, लेकिन ये मतलब काम वही था, कोरस मतलब परफॉर्म करके उसके बारे में बताना, इन्फॉर्मेशन देना। नेक्स्ट है 286। अ सॉन्ग और पोइम इन ऑनर ऑफ ए ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम। ठीक है, एक पोइम या फिर कोई गीत जो ब्राइड यानी कि दुल्हन और दूल्हा, ब्राइड ग्रूम क्या होता है, दूल्हा, उसके सम्मान में, सेलिब्रेटिंग ए मैरिज यानी कि उसके सम्मान में लिखी जाती है, मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए लिखी जाती है, ऐसी पोइम को बोला जाता है एपिथैलेमियम। ठीक है, एपिथैलेमियम कैसी पोइम होती है, जो मैरिज को सेलिब्रेट करती है। एपिथैलेमियम ऑल्सो स्पेल्ड एपिथैलेमियन। ठीक है, इसको एपिथैलेमियम को इस तरीके से भी स्पेल किया जाता है और एपिथैलेमी ऐसे भी किया जाता है। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके हैं। सॉन्ग और पोइम टू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम एट देयर वेडिंग। इन एंशियंट ग्रीस, प्राचीन ग्रीस में, द सिंगिंग ऑफ सच सॉन्ग वॉज ए ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वोकिंग गुड फॉर्चून। ठीक है, जो प्राचीन ग्रीक था उसमें इस तरह के गानों को गाने का एक रिवाज था, जिसमें क्या होता था, इन्वोक किया जाता था गुड फॉर्चून, यानी कि जो दूल्हा दुल्हन है उनकी लाइफ में एक अच्छा गुड फॉर्चून आए ऑन द मैरिज एंड ऑफन इंडल्जिंग इन रिवेल्ट्री। ठीक है, जिससे आप समझ गए ना कि जो मैरिज को सेलिब्रेट करती है, यानी कि जो बेड चैम्बर में ये गाई जाती है, स्पेशली बेड चैम्बर के लिए होती है, जिसको हम फर्स्ट वेडिंग नाइट बोलते हैं, उसके लिए। ठीक है, एट द क्लोज, यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं इससे रिलेटेड। एट द क्लोज ऑफ इन मेमोरियम Tennyson has appended a poem on the nuptials of his sister which is strictly an epithalamium। ठीक है, ये क्या है कि जो मेमोरियम है, वो थे जो इनके फ्रेंड थे टेनिसन के, उनकी डेथ पे उन्होंने मेमोरियम लिखी थी ना, उसमें उन्होंने एक पोइम को जो ऐड किया था, जिसमें उनकी सिस्टर की शादी के बारे में, वो मतलब उन्होंने एक एपिथेलियम लिखा था स्पेशली, जिसमें शादी की बातें होती हैं सारी, उसको ऐड किया, क्योंकि उनकी जो सिस्टर हैं उनकी शादी होने वाली थी उनके फ्रेंड से, जिनकी डेथ हो गई थी शिपरेक में। नेक्स्ट है द टर्म इज़ ओकेजनली यूज्ड बियॉन्ड पोइट्री, और ये जो टर्म है ये पोइट्री से बियॉन्ड यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू डिस्क्राइब शेक्सपियर प्ले अ मिडसमर नाइट ड्रीम। ठीक है, एडमंड स्पेंसर पोइम एपिथैलेमियन इज एन ओड रिटन टू हिज ब्राइड एलिजाबेथ बॉयले। ठीक है, एडमंड स्पेंसर ने भी एक एपिथैलियम लिखी है अपनी वाइफ एलिजाबेथ बॉयले के लिए ऑन देयर वेडिंग डे इन 1594 में। ठीक है, नेक्स्ट है 287। एन इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन दैट यू यूज इंस्टेड ऑफ मोर डायरेक्ट वन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज अनप्लीजेंट। ठीक है, और
एम्ब्रेसिंग द यूज़ ऑफ सच एक्सप्रेशंस इज़ कॉल्ड। ठीक है, यानी कि कुछ अनप्लीजेंट वर्ड होते हैं जिनको डायरेक्टली आप बोलना ठीक नहीं समझते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ देयर चिल्ड्रन। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अपने बच्चों के सामने कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वो नहीं बोलना चाहते हैं डायरेक्टली, और बहुत सी जगह ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अनप्लीजेंट होते हैं, मतलब इनऑफेंसिव हो लगते हैं बोलो तो उनको। तो उनको जब मतलब प्लीजेंट वे में बोला जाता है ऐसे एक्सप्रेशन को, उसको बोला जाता है यूफेमिज्म। ठीक है, यूफेमिज्म क्या है? यूफेमिज्म क्या है? एक तरह से अनप्लीजेंट और ऑफेंसिव वर्ड को इनऑफेंसिव और प्लीजेंट वे में बोलना इज़ कॉल्ड यूफेमिज्म। ठीक है, उनको गुड वॉइस में बोलना। जैसे यूफेमिज्म आर यूज टू मास्क प्रोफेनिटी और रेफर टू टैबू टॉपिक्स सच एज डिसेबिलिटी, सेक्स, एक्सक्रेशन और डेथ इन ए पोलाइट वे। जैसे डेथ है, जैसे कोई इंसान मर जाता है तो उसको मतलब बहुत ही क्लीशे है ये एक्सप्रेशन। जैसे कोई इंसान मर जाता है तो आप बोलते हो ही पास्ड अवे। जैसे कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो डायरेक्ट आप बोलते हो कि मतलब पास अवे बोलना। जैसे मतलब सेक्स के टॉपिक हैं उसको कुछ मतलब और घुमा फिरा के लैंग्वेज में यूज़ करना, डेथ हो गया, इन सब वर्ड्स को पोलाइट वे में बोला जाता है, इसी को बोलते हैं यूफेमिज्म। ठीक है, जैसे वॉशरूम है ना, टॉयलेट को वॉशरूम बोलना, ऐसे। नेक्स्ट है 288, एन एग्रीएबल प्लीजिंग एंड हारमोनियस साउंड इज कॉल्ड। ठीक है, जो प्लीजिंग एंड हारमोनियस साउंड को बोला जाता है यूफोनी बोला जाता है। यूफोनी क्या होता है? गुड साउंड। ठीक है, ये कैसी साउंड होती है? प्लीजिंग एंड हारमोनियस। सो डी इज़ द राइट आंसर। यू मीन्स होता है गुड प्लस फोनी। फोनी मीन्स होता है, ये रहे फोनी, फोनी मीन्स होता है साउंड। सो गुड साउंड इज कॉल्ड यूफोनी। ठीक है, इसका अपोजिट एक वर्ड होता है कैकोफोनी। कैको, ये कैकोफोनी कैकोस से आया है, यानी कि बैड साउंड। और यूफोनी, यू मीन्स गुड होता है, सो गुड साउंड। यूफोनी का जो अपोजिट वर्ड है वो है कैकोफोनी। साउंड पैटर्न यूज इन वर्ड्स टू अचीव अपोजिट इफेक्ट। यूफोनी इन इज प्लीजिंग एंड हारमोनियस। कैकोफोनी क्या है? हार्श एंड डिस्कॉर्डेंट है। यूफोनी इज अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ वोवल। यूफोनी मतलब कैसे अचीव की जाती है? थ्रू द यूज ऑफ वोवल साउंड इन वर्ड्स ऑफ जनरली श्रीन इमेजरी वोवल साउंड इनका यूज़ किया जाता है, विच आर मोर इजीली प्रोनाउंस देन कॉन्सोनेंट आर मोर यूफोनियस। ठीक है, तो वोवल साउंड क्या होते हैं? वो मतलब जो वोवल्स होते हैं ना वो कॉन्सोनेंट से ज़्यादा यूफोनियस होते हैं। तो जो यूफोनी है उसके अंदर ज़्यादातर वोवल साउंड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, the longer vowels are most melodious, liquid and nasal consonant and the semi vowel sound L, M, N, R by W, यानी कि ये जो साउंड है इनको क्या है? सेमी वोवल माना जाता है, आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी यूफोनियस। नेक्स्ट है 289, क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ ए टेक्स्ट स्पेशली ऑफ स्क्रिप्चर और बाइबल। ठीक है, किसी टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन, क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन, और स्पेशली ऐसा टेक्स्ट जो क्या है? धार्मिक हो, जैसे बाइबल वगैरह, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एग्जेसिस। ठीक है, एग्जेसिस क्या होता है? क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन होता है किसी धार्मिक ग्रंथ का, टेक्स्ट का। ठीक है, नेक्स्ट है 290, द टर्म डिनोट द हाईली डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट थिंग ऑफन इनएनिमेट, देयर शेप, कलर, टेक्सचर, density that some French novels associate with the novum oromon, a type of 1950 French novel tended to go for in, इसको क्या बोलेंगे? एक्जिस, मेटामोरफोसिस। एनालिसिस या फिर को कोसिज्म। सो इसको बोलते हैं कोसिज्म। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 291, अ फनी प्ले फॉर द थिएटर फुल ऑफ रिडिकुलस सिचुएशन। ठीक है, फनी प्ले जो रिडिकुलस सिचुएशन से भरा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड फार्स। सो डी इज़ द राइट आंसर। फार्स क्या होता है? ये कॉमेडी दैट एंटरटेन द ऑडियंस थ्रू सिचुएशन दैट आर हाईली एक्सैजरेटेड, एक्स्ट्रा वेगन, रिडिकूल, एब्सर्ड एंड इम्प्रोबेबल।
इस तरह की सिचुएशंस इसमें होती है। फार्स की जो विशेषता है वो क्या है, द यूज़ ऑफ फिजिकल ह्यूमर, इसमें फिजिकल ह्यूमर का यूज़ होता है, ठीक है। द यूज़ ऑफ डेलिबरेट एब्सर्डिटी, ठीक है, एब्सर्डिटी इसके अंदर होती है, नॉनसेंस, सटायर, पैरोडी, मॉकरी ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन, पीपल इवेंट, ये सब होता है इसके अंदर। अनलाइकली एंड ह्यूमरस इंस्टेंसेस ऑफ मिसकम्युनिकेशन, लुडिक्रस, इम्प्रोबेबल एंड एक्सजरेटेड करेक्टर्स, ठीक है। ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं फार्स की। नेक्स्ट है 292, अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ए बुक्स, ठीक है। शॉर्ट पीस है ये राइटिंग का, जो किसी बुक की स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा। सम टाइम प्रेज बाई ए फेमस पर्सन और सम वन हु इज़ नॉट द राइटर, ठीक है। इसको कहते हैं फॉरवर्ड, ये स्टार्टिंग में होता है बुक के। नेक्स्ट है लिटरेरी डिवाइस दैट कैन बी डिफाइंड एज पोइट्री दैट इज़ फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस ऑफ रेगुलर मीटर, ठीक है। जो रेगुलर मीटर से फ्री है और रिदम, मतलब रेगुलर मीटर और रिदम उसमें नहीं पाया जाता, एंड डज नॉट राइम विद फिक्स फॉर्म, और उसकी कोई फिक्स फॉर्म भी नहीं होती है। नेक्स्ट है 293, लिटरेरी डिवाइस, ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है दैट कैन बी डिफाइंड, जिसे ऐसे डिफाइन किया जा सकता है एक पोइट्री के रूप में, दैट इज़ फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस, जो लिमिटेशन से फ्री है, और रेगुलर मीटर और रिदम, जिसमें कोई रेगुलर मीटर और रिदम का ध्यान नहीं रखा जाता, एंड डज नॉट राइम विद फिक्स फॉर्म, जिसमें कोई फिक्स फॉर्म नहीं होती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्री वर्स, ठीक है। इसका नाम से ही पता चल रहा है फ्री है ये, इसमें कोई रेगुलर पैटर्न को नहीं फॉलो किया जाता, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है वर्स लिब्रे, ठीक है। फ्री वर्स इज एन ओपन फॉर्म ऑफ पोइट्री, ओपन फॉर्म है विच इन इट्स मॉडर्न फॉर्म एरोज थ्रू द फ्रेंच वर्स लिब्रे, इट डज नॉट यूज कंसिस्टेंट मीटर पैटर्न राइम और एनी म्यूजिकल पैटर्न, इट दस टेंड टू फॉलो द रिदम ऑफ नेचुरल स्पीच, मतलब प्रोज की तरह लिखी जाती है बेसिकली ये, इसमें कोई रिदम और राइम नहीं होती है, जैसे कोई मतलब पोइट्री स्टैंजा इसमें नहीं मिलेगी, जैसे प्रोज होता है ना, प्रोज जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है सिंपल, वैसी ही होती है ये। नेक्स्ट है 294, फ्री वर्स इज ऑल्सो नोन एज, फ्री वर्स को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है, दैट इज़ कॉल्ड वर्स लिब्रे, एक फ्रेंच टर्म है, ठीक है। वर्स लिब्रे भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है a particular type or style of literature, art, film और music that you can recognize because of its special characteristic, ठीक है। कोई particular टाइप और स्टाइल है लिटरेचर का, आर्ट हो चाहे फिल्म हो म्यूज़िक हो, जिसे तुम उसकी जो स्पेशल उसकी जो विशेषता है उसके नाम से आप जान सकते हो। ऐसे टाइप को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जानर, जानर हिंदी में इसको बोलते हैं विधा, यानी लिटरेचर की वो विधा जैसे अलग अलग होती हैं जिसको हम उस पार्टिकुलर नाम से जानते हैं। जैसे नोबल, नोबल क्या लिटरेचर की जानर है, हम जानते हैं कि नोबल क्या होता है। जैसे पोइट्री, तो पोइट्री आ गई तो हम जानते हैं कि पोइट्री क्या होता है, तो उसको हम अलग अलग नाम से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जानर, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन है, अ लिटरेरी जानर इज ए कैटेगरी ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन, genre may be determined by literary technique, tone, content, or even as in the case of fiction, length. The most general genre in literature are epic, tragedy, comedy, novel, and short story. They can all be put in the genre prose or poetry. ठीक है। नेक्स्ट है a character fault or a mistake that causes someone to fail or to be destroys, ठीक है। एक करेक्टर जिसके अंदर कोई फॉल्ट है या मिस्टेक है, मतलब एक करेक्टर जिसके अंदर कोई कमी है, मतलब जिसको हम फॉल्ट और मिस्टेक कह रहे हैं, और वो कमी और जो मिस्टेक है उसके पतन का कारण बनती है, यानी उसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेमरेशिया, ठीक है। सो ए इज़ दी राइट आंसर। ये होता है ना ट्रेजेडी में जो हीरो होता है, हीरो का जो पतन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो इसी हेमरेशिया की वजह से होता है। हेमरेशिया उसके अंदर कोई फॉल्ट और वो मिस्टेक होती है जो उसको ले डूबती है, ठीक है। इसको ही बोलते हैं हेमरेशिया। हेमरेशिया कॉल्ड, इसको और भी नामों से जाना जाता है जैसे ट्रेजिक फ्लो, हेमरेशिया फ्रॉम ग्रीक हेमरेटियन टू एर, एर भी बोला जाता है। इनहेरेंट डिफेक्ट, ये एक डिफेक्ट होता है, मतलब जन्मजात एक कमी होती है उस हीरो के अंदर,
or shortcoming in the hero of a tragedy, Aristotle introduced the term in his work. एरिस्टोटल ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था अपने वर्क पोइटिक्स में. डेस्क्राइब द ट्रेजिक हीरो एज ए मैन ऑफ नोबल रैंक, ठीक है, एंड नेचर हुज misfortune is not brought about by villainy but by some error of judgment, हेमरेशिया. ठीक है, उन्होंने मतलब एरिस्टोटल ने ये कहा था कि जो ट्रेजिक हीरो होता है ना, वो एक नोबल रैंक का बंदा होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ जो एरर ऑफ जजमेंट होता है, यानी कि जो एर है, जो ये फैटल फ्लो है, ये जो हेमरेशिया है, इसकी वजह से उसकी जो है डेथ हो जाती है, मिसफॉर्चून होता है, इसी को हेमरेशिया बोलते हैं. इसके अलावा भी टर्म, बहुत सारे टर्म दिए थे एरिस्टोटल ने अपने पोइटिक्स में. ठीक है, जैसे कि थार्सिस, रिकॉग्नाइजेशन, पेरिपीटिया एंड हेमरेशिया. तो उनमें से एक है ये हेमरेशिया. ठीक है, नेक्स्ट है 297, द बिलीव दैट प्लीजर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. एज अ बिलीफ सिस्टम जो ये मानता है कि जो प्लीजर है ना, वही सबसे ज़रूरी है जीवन में. उस बिलीफ सिस्टम को बोलते हैं हेडोनिज्म. ठीक है, और जो हेडोनिज्म को अपनाता है वो व्यक्ति कहलाता है हेडोनिस्ट. ठीक है, द पर्सन हु प्रैक्टिस हेडोनिज्म इज कॉल्ड हेडोनिस्ट. ठीक है, इसमें क्या होता है, हेडोनिज्म रेफर्स टू लिविंग एंड बिहेविंग इन अ वे दैट मीन यू गेट एज मच एज प्लीजर आउट ऑफ लाइफ एज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द बिलीव दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इट इज़ टू इन्जॉय योर सेल्फ. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अपने आप को इन्जॉय करो. इन्जॉय करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस विचारधारा में. इस विचारधारा के लोग इन्जॉय करते हैं बस. 298, एन अम्यूजिंग मिस्टेक समबडी मेक. ठीक है, एक अम्यूजिंग मिस्टेक है जो किसी के द्वारा की जाती है. व्हेन दे यूज़ अ वर्ड दैट साउंड सिमिलर टू द वर्ड दे मीन टू यूज़ बट हैज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग. ठीक है, एक अमेजिंग मिस्टेक क्यों है, इसको बोला जा रहा है क्योंकि एक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है. यानी कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो उनसे मिलते जुलते होते हैं. जैसे कंप्रहेंसिव होता है ना, तो कंप्रहेंसिव की जगह एप्रीहेंसिव यूज़ करना. इस तरीके से मिलते जुलते वर्ड्स का यूज़ करना जो जिन्हें पढ़कर या सुनकर ऑडियंस को हंसी आए. तो मतलब ह्यूमर क्रिएट करने के लिए ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है. जैसे ऑप्शन है यहाँ पर मेलाप्रोपेज, हेडोनिज्म, एपिथेलिमियम, एपिटेफ. तो ये सारे वर्ड अभी हमने पढ़ लिए हैं. ठीक है, हेडोनिज्म क्या है, जो 24 आवर प्लीज़र परसुएट करने की कोशिश करता है, ऐसा बिलीफ सिस्टम. इसमें ऐसा जो व्यक्ति होते हैं इस टाइप के, वो 24 आवर प्लीज़र परसुएट करते हैं. एपिटेफ होता है, एक इंस्क्रिप्शन होता है मतलब जो आपका जो कब्र होता है, ग्रेव स्टोन, उसके ऊपर. ठीक है, एपिथेलिमियम एक पोइम होती है जो मैरिज को सेलिब्रेट करती है. और ये जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, इसको बोलते हैं मेलाप्रोपेज. मेलाप्रोपेज में क्या है, मतलब जो है ह्यूमर क्रिएट करने के लिए ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो मतलब गलत वर्ड्स होते हैं बेसिकली. वो मेलाप्रोपेज वर्बल ब्लंडर, एक वर्बल ब्लंडर होता है, एक भूल होती है, इन विच वन वर्ड इज़ रिप्लेस बाय अनदर सिमिलर इन साउंड. ऐसा वर्ड बोला जाता है जो साउंड में सिमिलर होता है बट डिफरेंट इन मीनिंग में डिफरेंट होता है. इसका मतलब क्या होता है कि जो करेक्टर है उनके द्वारा होमोपॉन्स का यूज़ किया जा रहा है, जो साउंड सेम निकाल रहे हैं बट मीनिंग अलग है एक तरह से. Although William Shakespeare had used the device for comic effect, the term derives from Richard Brinsley. ये जो टर्म है ना, ये रिचर्ड ब्रिंसले का वर्क है. जो टर्म है ये लिया गया है रिचर्ड ब्रिंसले स्वीडन्स करेक्टर. इनका एक वर्क है रिचर्ड ब्रिंसले का, स्वीडन. इसका करेक्टर है मिसिस मेलाप्रोप. मिसिस मेलाप्रोप से ये टर्म आया है. इन हिज प्ले द राइवल्स, ये जो टर्म है ना, ये कहाँ से ड्राइव किया गया है, रिचर्ड ब्रिंसले स्वीडन्स करेक्टर मिसिस मेलाप्रोप. ठीक है, इन हिज प्ले द राइवल्स, अपने प्ले राइवल्स में उनका एक करेक्टर है मिसिस मेलाप्रोप. 1775 में आया था. मेलाप्रोपिज्म इज ऑल्सो रेफर टू एज डॉगबेरिज्म. ठीक है, नेम्ड आफ्टर ऑफिसर डॉगबेरी इन शेक्सपियर मच एडो अबाउट नथिंग. यानी कि जो मिसिस मेलाप्रोप इस राइवल्स में के अंदर करती हैं, वैसे ही डॉगबेरी
जो है शेक्सपियर का जो प्ले है मच एडो अबाउट नथिंग, उसमें करता है, तो वहाँ से ये टर्म बन गया उसके नाम पर डॉग बैरिज्म। और डॉग बैरिज्म ही मेलाप्रोपिज्म है, यानी कि ये दोनों टर्म क्या है, एक ही है। ठीक है, दोनों अल्टरन मतलब एक दूसरे से क्या किए जाते हैं, रिप्लेस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है 298, ए वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट दैट हैज़ अ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, जैसे डियर एंड डियर। ठीक है, यानी कि ऐसे वर्ड जो प्रोनाउंसिएशन तो सेम है उनका, लेकिन जो स्पेलिंग है और जो मीनिंग है वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे डियर और डियर, तो इनकी जो साउंड आ रही है वो तो सेम आ रही है। ठीक है, लेकिन स्पेलिंग क्या है, DEAR और DEER, स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी अलग हो गया। क्योंकि डियर मतलब जो प्रिय होता है, जैसे डियर और नियरर होता है कोई किसी के लिए, और डियर जो एनिमल होता है हिरन, उसके लिए है। सो ए इज़ द राइट आंसर, होमोफोन्स। और इस होमोफोन से मिलती जुलती ही एरर इस मेलाप्रोपिज्म के अंदर होती है। ठीक है, ऐसे और भी इसके एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, जैसे रोज़ पास्ट टेंस होता है और राइज। इससे और भी यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे रोज़, रोज़ क्या होता है, गुलाब का फूल होता है, और रोज़ क्या है, सेकंड फॉर्म भी है पास्ट टेंस की। ठीक है, ऐसे ही रेन, रेन माने बारिश होती है, और रेन एक राज्य भी होता है, इस तरीके से। नेक्स्ट है 299, ह्यूमर्स इन medieval साइंस एंड मेडिसन वर थॉट टू डिटरमाइन a person's physical and mental qualities by the relative proportion in which they were present. These four chief fluids of the body are blood, phlegm, color and। ठीक है, तो ह्यूमर क्या है, मतलब जो मिडिवल साइंस थी उसमें क्या था कि जो ह्यूमर है किसी भी पर्सन के अंदर, उसे उसकी जो फिजिकल और मेंटल जो क्वालिटीज़ हैं, मतलब उस नेक्स्ट है 299, ह्यूमर्स इन मीडिएवल साइंस एंड मेडिसन वर थॉट टू डिटरमाइन। ठीक है, जो मीडिएवल साइंस है उसमें ह्यूमर को कैसे डिटरमाइन किया जाता था एक पर्सन के अंदर, ये बताया जा रहा है। ए पर्सन फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज़ बाई द रिलेटिव प्रोपोर्शन इन विच दे वर प्रेजेंट। ठीक है, एक जो पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है, उसकी जो फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर वो जो फ्लूड हैं वो किस प्रोपोर्शन में है, उससे वो जो ह्यूमर है वो निर्धारित किया जाएगा। दीज फोर चीफ फ्लूड, ये जो फ्लूड होते थे बॉडी के अंदर, ये होते हैं ब्लड, फेल्जम, कॉलर एंड मेलंकली। ठीक है, ये जो फोर फ्लूड है ना, इसके आधार पर जो व्यक्ति है उसकी पर्सनैलिटी को निर्धारित किया जाएगा, है ना। पुराना जो मिडिएवल जो साइंस थी उसमें इस तरीके से निर्धारित किया जाता था व्यक्ति की पर्सनैलिटी को। द मोस्ट फेमस मॉडल ऑफ ह्यूमोरिज्म कंसिस्ट ऑफ द फोर ह्यूमर डेस्क्राइब बाई हिपोक्रेट। ठीक है, एंड देन डेवलप फर्दर बाई गैलन। इनके बाद में हिपोक्रेट ने पहले इसको डिस्क्राइब किया, बाद में गैलन ने किया। द फोर ह्यूमर ऑफ हिपोक्रेटिक मेडिसन आर ब्लैक बाइल, है ना, एंड मतलब ब्लैक बाइल को मेलंकली बोला जाता है, येलो बाइल फेल्जम, फेल्जमा एंड ब्लड हेमा। ठीक है, ये फोर क्या हैं, फ्लूड हैं, जिनके आधार पर पुराना जो मतलब साइंस था उसमें ये माना जाता था इनके आधार पर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 300, द टर्म यूक्रेसिया रेफर टू। ये जो टर्म है यूक्रेसिया, ये किसको रेफ़र करता है, ये रेफ़र करता है नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ। किसी व्यक्ति की जो नॉर्मल हेल्थ होती है ना, उसको ये यूक्रेसिया रेफ़र करता है। सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए जो था वो सही था, जो हमने कर लिया। बाकी जो ऑप्शन है वो ये है, डिसीज स्टेट और स्टेज ऑफ ब्लाइंडनेस नहीं, स्टेज ऑफ डीफनेस एंड डम्बनेस ये भी नहीं है। मतलब जो हेल्दी स्टेट है उसको यूक्रेसिया बोला जाता है। ठीक है, सो जो हेल्दी स्टेट है उसको क्या बोला जाता है, यूक्रेसिया। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। Rest of the question we will discuss in the next video. Thanks for watching this video. Thank you so much.